हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना फाइनेंस के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर सेबी ग्रेड बी फरवरी 10 फरवरी सॉरी यहाँ पर 21 फरवरी का जो आपका एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से रिलेटेड है। तो इन्होंने रिसेंटली इनवाइट की है पब्लिक कमेंट्स प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स में to the IPFA accounting audit transfer and refund rules. One of the significant proposal क्या है इसमें, introduction of a streamlined mechanism for low value claims to ensure faster refunds. अब according to proposed amendments, which of the following combinations strictly represent the threshold limit for physical shares? Demat shares, dividend claims to be categorized as low value claims. तो अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास में यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस आई थी। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड रूल्स रिलेटेड, जिसमें कि इन्होंने जो लो वैल्यू क्लेम्स हैं इनको बेसिकली स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म के अंडर लेकर आए हैं, ताकि प्रपोज डिस्पोजल टाइमलाइन जो है वो 30 दिन का रहे बेस्ड ऑन कंपनीज वेरिफिकेशन रिपोर्ट। फाइन, तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं लो वैल्यू क्लेम की। तो फिजिकल शेयर्स में मार्केट वैल्यू अप टू 5 लाख रुपीस, डीमैट के लिए 15 लाख और डिविडेंड क्लेम 10,000 रुपए तक। एडिशनली फॉर्मल अपील मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस की गई है रिजेक्टेड क्लेम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और IEPFA ने मिलकर तीन ये थ्रेशोल्ड्स निकालकर क्या किया है कि जो रिफंड है वो फास्ट ट्रैक हो पाए स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये जो स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म है यहाँ पर अथॉरिटी डिस्पोज करेगी ऐसे क्लेम्स को 30 दिन के अंदर अंदर बेस्ड ऑन कंपनीज वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में फास्टर डिस्पोजेबल होगा। तो 30 दिन की जो टाइमलाइन है वो लो वैल्यू क्लेम्स के लिए रहेगी कंपेयर टू मच लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम फॉर हाई वैल्यू क्लेम्स। और IEPFA यहाँ पर प्राइमरली वेरिफिकेशन रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करेगा जो कंपनी के नोडल ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे, बैक एंड फोर्थ यहाँ पर विद द अथॉरिटी। अपील मैकेनिज्म में ये एक फॉर्मल अपील प्रोसेस देते हैं क्लेमनेंट्स के लिए जो कि यहाँ पर जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है, ट्रांसपेरेंसी एनहांस हो जिससे कि और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो। डॉक्यूमेंट सिंप्लीफिकेशन के लिए रैशनलाइज किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड लाइक इंडेमनिटी बॉन्ड्स एंड एफिडेविट्स टू मेक द प्रोसेस मोर यूजर फ्रेंडली। तो ये याद रख लेना अब आप लो वैल्यू क्लेम्स हमारे लिए क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स HLCNFRR headed by Rajiv Gauba, Ministry of Corporate Affairs has replaced the annual KYC filing requirement for directors with a simpler KYC intimation. What is the frequency of this new KYC intimation and which of the following details cannot be updated using the new simpler KYC forms? देखो तो यहाँ पर हाई लेवल कमिटी रहेगी नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें कि हम इम्प्रूव करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पर शिफ्ट करा है रिगरस एनुअल DIR 3 KYC फाइलिंग टू अ पीरियोडिक इंटीमेशन सिस्टम। तो यहाँ पर अब हमारे पास में आंसर इसका क्या होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो डायरेक्टर्स को अब बोला गया है कि एक सिंपलर KYC इंटीमेशन आपको हर यहाँ पर 3 साल में एक बार अपना सबमिट करना होगा रेदर देन एवरी ईयर, ताकि एक कंफर्मेशन यहाँ पर सर्व हो जाए कि जो डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स MCA 21 डेटाबेस में है वो एक्यूरेट है। और जो DOB है एक्सेप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो न्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो माइनर अपडेट्स यहाँ पर देती है, जैसे कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स या करेंट एड्रेस सम केसेस में। जो कोर आइडेंटिटी मार्कर्स हैं जैसे कि DOB ये अपडेट नहीं किया जाएगा अब सिंपल KYC इंटीमेशन के थ्रू। तो अगर आपको एक डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है तो डायरेक्टर को DIR 6 फॉर्म यहाँ पर फाइल करना होगा। ठीक है, जिसको सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट इशूड प्रूफ के थ्रू जैसे कि पासपोर्ट या पैन कार्ड, और ये अप्रूव किया जाएगा बाय सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC। ओके, तो पहले यहाँ पर हमारे पास एनुअल फ्रीक्वेंसी थी, अब हर 3 साल में होती है। मेथड हमारा फुल वेब फॉर्म यहाँ पर या ई फॉर्म फाइलिंग होती थी, अब सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड कंफर्मेशन होगी। पहले हमारे पास एनुअल वेरिफिकेशन था, अब कंप्लायंस बर्डन को कम कर दिया जाएगा और अब डेट ऑफ बर्थ या नाम जो है उसके लिए स्टिल आपको DIR 60 फाइल करना होगा।
तो हमारे पास में HLCNFRR जो है ये लेड किया गया था बाय फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी, जिन्होंने फोकस किया था कंप्लायंस को कम करना है, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग द कंप्लायंस कोलेस्ट्रॉल फॉर इंडियन कंपनीज, ऐसे इन्होंने यहाँ पर टर्म यूज किया था। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैज पब्लिश्ड सेकंड ऑडिट प्रैक्टिस, जिसमें कि इन्होंने टूल किट यहाँ पर निकाली है टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स इन एनहांसिंग ऑडिट क्वालिटी। ये टूल किट स्पेसिफिकली फोकस करती है असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स। तो अभी कुछ रिसेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाए गए हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज के थ्रू, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि अब यहाँ पर सेकंड वॉल्यूम टूल किट की सीरीज की आएगी, जिसमें कि गाइड करेंगे एसएमपीज को थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑडिटिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कैसे ऑडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में फोकस क्या होगा टूल किट का, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दे रहे हैं कि कैसे रिस्क जो है मटेरियल स्टेटमेंट का स्पेसिफिकली इन्वेंट्री से रिलेटेड वो आपको असेस करना है, रिस्क आपका कितना है उसको आप असेस करोगे। फिर टूल किट यहाँ पर गैप जो आया थियोरेटिकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, उसको यहाँ पर ब्रिज करती है, ऑडिटर्स की डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको हेल्प कर रही है कि वो बेसिकली अपने वर्क को सफिशिएंटली करें, रेगुलेटरी स्क्रूटनी को यहाँ पर मीट कर पाए। और अगर हम बात करें जो पहली टूल किट पब्लिश की गई थी वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर थी, एम्फेसाइज कर रही थी कि ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक बैलेंस का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब आपके पास इसमें आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आपका रिस्क एंड रिस्पॉन्स मेमोरेंडम रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेसमेंट एट असर्शन लेवल ऑफ रिवेन्यू रहेगा। फोकस यहाँ पर असेसमेंट क्या होगा, आपका रिवेन्यू होगा। क्लियर है। तो हमारे पास में यहाँ पर असर्शन में क्या बोला गया है कि असर्शन जैसे कि एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल्स में टेम्पलेट्स दिए जाएंगे और चेकलिस्ट दी जाएगी ताकि इवैल्यूएट करें इंटरनल कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट साइकिल। और एनालिटिकल प्रोसीजर में हम यहाँ पर अलग अलग रेशियोज और एनालिटिकल टेस्ट कर कर आइडेंटिफाई करेंगे अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूरिंग अ रीसेंट रिव्यू ऑफ public sector insurance companies chaired by Secretary Department of Financial Services, specific performance milestones and future targets were discussed। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ दिस मीटिंग। तो ये बोल रहे हैं पीएसआई जो है वो यहाँ पर अचीव करेंगे 100% ऑनबोर्डिंग रिटेल प्रोडक्ट्स की डिजिटल चैनल्स के थ्रू। एलआईसी यहाँ पर कमेंट्स करेगी इसका बीमा सखी इनिशिएटिव रूरल एरियाज में, और एआईसीआईएल अप्रिशिएट किया गया था फॉर क्रॉसिंग 50,000 करोड़ प्रीमियम माइलस्टोन। तो अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर सेक्रेटरी हैं एम नागार्जुन, जिन्होंने इवैल्यूएट की परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी की, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है वैसे ही पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे थे टू अचीव 100% ऑनबोर्डिंग रिटेल प्रोडक्ट्स की थ्रू डिजिटल चैनल्स, ऑफ कोर्स ये कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ी। फिर एलआईसी जो है उसको यहाँ पर कमेंट किया गया, इसने अपनी क्योंकि बीमा सखी इनिशिएटिव यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपेंड करा, ठीक है। बीमा सखी इनिशिएटिव में क्या होता है, यहाँ पर स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं विमेन एजेंट्स को अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंड करा है। अच्छा, एआईसीएल जो है उसको अप्रिशिएट किया गया फॉर क्रॉसिंग द 50,000 करोड़ प्रीमियम माइलस्टोन। तो एआईसीआईएल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ये अप्रिशिएट की गई थी क्योंकि जो माइलस्टोन था वो इनका यहाँ पर 10,000 करोड़ का प्रीमियम था, ना कि 50,000 करोड़ का। तो आपके ए यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट है। तो अब आपको डीएफएस रिव्यू मीटिंग में क्या क्या बोला गया, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को बोला गया कि अब प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जाओ और यहाँ पर डिवाइजिंग स्ट्रेटेजीज लेकर आओ ताकि जो लॉस रेशियोज हैं उनको आप कम करो। फिर इनोवेशन की बात की गई कि यंगर जनरेशंस के लिए प्रोडक्ट्स लेकर आओ, कस्टमाइज्ड एमर्जिंग रिस्क को ऊपर फोकस करो, जैसे साइबर इंश्योरेंस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए इन्होंने बोला कि भाई देखो हाई प्रायोरिटी यहाँ पर टाइमली रेजोल्यूशन में देना है पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए और एक सीमलेस प्रॉम्प्ट क्लेम प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने बोला है कि जो रिटेल ऑनबोर्डिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर फुल डिजिटलाइजेशन होगा ऑपरेशंस का, ताकि इम्प्रूव करें ब्रांड की विजिबिलिटी पीएसयूज के लिए ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एट द थर्ड एडिशन ऑफ IFSCA EDAI गिफ्ट सिटी Global Reinsurance Summit, the Policyholders Education and Protection Fund was discussed. Fund is established under which legislative act and what is its primary funding mechanism? तो थर्ड एडिशन आया IFSCA EDA गिफ्ट सिटी ग्लोबल री इंश्योरेंस समिट का, जो कि आपका जनवरी 2026 में हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने कुछ लैंडमार्क रिफॉर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, जिसमें कि एक था पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो यहाँ पर जो फंड था वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025 के अंडर। ठीक है, जिसमें कि जो प्रेसिडेंशियल एसेंट है वो मिल चुका है इनको दिसंबर 2025 में, और ये ओवरऑल करेंगे इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, LIC एक्ट 1956 और EDAI एक्ट 1999। सो बेसिकली यहाँ पर अब हम देखें तो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड क्या था, जो कि अनक्लेम डिविडेंड्स के ऊपर रिलाई कर रहा था। ये जो न्यू इंश्योरेंस फंड आया है पॉलिसी होल्डर वाला, ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड रखा है इन्होंने और प्यूनिटिव फंडिंग स्ट्रक्चर रखा है। तो जो सम रिसीव किए जाएंगे एज पेनल्टीज जो कि लिवाई की गई बाय एडा और इंश्योरर्स एंड इंटरमीडियरीज फॉर रेगुलेटरी कॉन्ट्रवेंशंस। फिर डिसगॉर्जमेंट में जो अमाउंट रिकवर किया आपने इंश्योरर से या इंटरमीडियरी से रॉन्गफुल गेन्स की वजह से वो आएगी। ग्रांट्स और डोनेशन में जो कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एडा खुद कर रही है, और यहाँ पर अदर अमाउंट जो कि अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगी थ्रू फ्यूचर रेगुलेशंस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंड के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाएंगे, इंश्योरेंस लिटरेसी, एक नया टर्म ऐड हो गया, इंश्योरेंस लिटरेसी बढ़ाएंगे। ठीक है, और नेशनल गोल क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। यूटिलाइज करेंगे फंड्स को ताकि प्रोटेक्ट करें इंटरेस्ट हमारे पॉलिसी होल्डर्स का, और इन्फॉर्म चॉइस हमारे रिटेल कस्टमर्स ले पाए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की, जैसे कि साइबर इंश्योरेंस या क्लाइमेट रिस्क पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका आंसर बी हो जाएगा। इसमें हम लोग यहाँ पर सबकी बीमा सबका रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ एक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अंडरगोइंग अ स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन with our vision to achieve a specific public-private revenue mix. In this context, which of the following statements about India's post initiatives and performances incorrect? तो यहाँ पर ये पहला बोल रहे हैं कि हमारे पास में 20:80 का पब्लिक प्राइवेट रिवेन्यू मिक्स होगा। तो देखो क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं और ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगी, हम अचीव करेंगे 20:80 पब्लिक प्राइवेट रेवेन्यू मिक्स विद द नेक्स्ट 5 years टू डाइवर्सिफाई बिजनेस लाइंस एंड एनहांस सस्टेनेबिलिटी। तो ये तो करेक्ट है। दूसरा बोल रहे हैं ड्रीम ऐप यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा मोबाइल बैंकिंग और बायोमेट्रिक डिवाइसेस में। तो ड्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पर डिजिटल रूरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर मोबाइल। एक की कंपोनेंट है IT 2.0 का, यहाँ पर रोल आउट किया गया है टू ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है, स्मार्टफोन्स में, ताकि हम मोबाइल बैंकिंग, मेल, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करें, पेयरिंग करें बायोमेट्रिक डिवाइसेस की फॉर डोर स्टेप बैंकिंग। फिर यहाँ पर IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 प्रोजेक्टेड है टू बी होस्टेड ऑन मेघराज 2.0 क्लाउड, ये भी करेक्ट है। तो IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 प्रोजेक्ट, जिसको हम एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी या फिर APT एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर आएंगे। फिर ये बोल रहे हैं कर्नाटका सर्कल जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग सर्कल ओवरऑल आया Q3 परफॉर्मेंस रिव्यू में, ये गलत है, राजस्थान आया है, कर्नाटका नहीं आया। ठीक है, 82% इसका टारगेट इसने मीट किया है, और कर्नाटका जो है इसने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सेगमेंट के अंदर 112% ऑफ टारगेट, लेकिन ये बेस्ट परफॉर्मिंग सर्कल ओवरऑल नहीं था। डिपार्टमेंट एम कर रहा है टू रीच 25,000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम द पार्सल बिजनेस इन 5 years, ये सच है यहाँ पर। तो इन्होंने एक अपना एम्बिशियस टारगेट रखा है 25,000 करोड़ 5 साल के अंदर अंदर कमाने का, जिसमें कि
लॉजिस्टिक्स यहाँ पर फोकस रहेंगे, इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करेंगे 75% ऑफ डिपार्टमेंटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें आपकी मेंशन्ड हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, जैसा मैंने बताया था राजस्थान यहाँ पर आपका बना है। इन द रीसेंट परफॉर्मेंस रिव्यू of National Asset Reconstruction Company Limited, chaired by Department of Finance Services Secretary, certain milestones were highlighted. What is this envisaged target for total acquisition of stressed accounts by NARCL, and how many accounts had achieved 100% security receipt redemption at the time of review? अब देखो यहाँ पर NARCL जो है ये यहाँ पर हमारे पास में पूरा का पूरा इसका भी परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ है, जो कि किया गया अगेन बी नागराजू के थ्रू, जिसमें कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। इन्होंने बोला एनविसाज्ड एक्विजिशन टारगेट हमारा 2 लाख करोड़ का है और करेंट एक्विजिशन जो अभी तक हुआ है वो 1.63 लाख करोड़ का हो चुका है 30 अकाउंट्स में, और 100% यहाँ पर सिक्योरिटी रिसिप्ट रिडेम्पशन की गई है 3 अकाउंट में, और टोटल रिकवरी अकाउंट जो है वो हमारे पास 5,496 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा यहाँ पर बी, 2 लाख करोड़ और 3 अकाउंट्स। ठीक है, तो जो एनविसाज टारगेट है वो हमारा 2 लाख करोड़ का है और सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं 100% एसआर रिडेम्पशन। तो ये एसआर रिडेम्पशन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने सक्सेसफुली 100% रिडीम किया है सिक्योरिटी रिसिप्ट को 3 अकाउंट में। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि NARCL ने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपसाइड रिकवरी हमारी फेस वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, ऑफ द रिसिप्ट्स। तो बेसिकली एक्विजिशन स्टेटस की बात करें जो टैली हुई है एक्वायर्ड अकाउंट्स की वो 30 है, जिसमें कि एग्रीगेट डेट एक्सपोजर हमारा 1.63 लाख करोड़ है। एक पाइपलाइन एडिशनल अकाउंट की अभी तक आइडेंटिफाई की गई है, तो जो गैप है 2 लाख करोड़ के टारगेट का वो हम ब्रिज कर पाएंगे। DFS सेक्रेटरी ने अर्ज करा है लैंडर और NARCL से कि ये जो टाइम यहाँ पर लग रहा है एक्विजिशन में इसको थोड़ा कम करना है, और ज्वाइंट लैंडर मीटिंग्स को भी यहाँ पर होल्ड करने की बात की गई है। एक इन्होंने ना स्पेशल बात की है 15:85 स्ट्रक्चर की, जिसमें इन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड 15% कैश और 85% SR मॉडल्स यूज करो, जहां पर SRs को बैक करोगे 30,600 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर द एनहांस्ड इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड इन दिस पैकेज। What are the coverage limits for personal account insurance and air accident insurance respectively? देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ताकि एक यूनिफाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, इंटीग्रेट करें बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड सर्विसेज को। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो पैकेज है ये डिजाइन किया गया था, हम इंश्योर करें यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल कैडर्स, ग्रुप A, B एंड C ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इंश्योरेंस कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट हाईलाइट रहेगा। फॉर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पर 1.5 करोड़ तक, ठीक है। इसके बाद में एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपका 2 करोड़ तक, परमानेंट टोटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी आपकी 1.5 करोड़ तक, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर आपका 20 लाख रुपए तक। तो बैंकिंग जीरो बैलेंस अकाउंट, फ्री अनलिमिटेड नेफ्ट, RTGS, UPI ट्रांजेक्शन, कंसेशंस ऑन लॉकर रेंटल्स, ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स और वेव्ड रिड्यूस प्रोसेसिंग फी होगी होम, ऑटो एंड पर्सनल लोन्स के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर रहेगा फॉर द एम्प्लॉयज एंड फैमिली विद अफोर्डेबल बेस एंड टॉप अप प्लान्स। कार्ड्स में एनहांस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स रहेंगे, जिसमें कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जितना मैंने अभी आपको बोला। एक बार टेबल बना दूं आपके लिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1.5 करोड़ का, और यहाँ पर एयर एक्सीडेंटल तो आपका 2 करोड़ का है। परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी में 1.5 करोड़, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो इनबिल्ट है वहां पर 20 लाख रुपए तक ऑप्शनल टॉपअप के साथ में, ठीक है। तो कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज
इसमें ये सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इक्विटी सपोर्ट यहाँ पर 5,000 करोड़ का टू मेंटेन अ हेल्दी कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो according to the plan. What is the breakdown of this infusion over 3 financial years? This is very important news. Okay, तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव करा था क्यूटी इन्फ्यूजन कितना 5,000 करोड़ रुपीस का, जिसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास में 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 3,000 शुरुआत में, फिर 1,000 और फिर 1,000 करोड़, तो 2025-26 में इतना रहेगा, फिर आप 26-27 में इतना रहेगा और 27-28 में इतना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक वैल्यू होगी वो रहेगी इनकी ₹568.65 और यहाँ पर फिर हमारे पास में जो भी बुक वैल्यू इस टाइम पर रहेगी और इतने टाइम पर रहेगी, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक सेकेंड 568 राइट 0.65, तो ये आपकी यहाँ पर बुक वैल्यूज रहेंगी। तो करार की अगर हम बात करें तो बस इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि एक हेल्दी करार मेंटेन करना है, डिजिटल कोलैटरल फ्री क्रेडिट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वेंचर डेट स्टार्टअप के लिए बढ़ते जा रहे हैं, तो सिडबी का जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो यहाँ पर प्रोजेक्टेड है कि सिग्निफिकेंटली राइज करेंगे। सॉरी, तो फेज इन्फ्यूजन यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं कि सिडबी यहाँ पर अपना करार जो है वो 10.50% इवन इससे अबव रखेगा और हाई स्ट्रेस सिनेरियोज में भी ये आपका, ठीक है, अगर देखो अगर हाई स्ट्रेस सिनेरियो है तो 10.50 रहेगा, अगर नॉर्मल सिनेरियो रहता है तो 14.50 रहेगा। और अगर हम बात करें एमएसएमई रीच की, तो यहाँ पर जो कैपिटल है ये अनेबल करेगा सिडबी को कि वो अपने नंबर ऑफ एमएसएमई बेनिफिशियरीज जो करेंटली 76.26 लाख है अभी, इनको 1.02 करोड़ तक पहुंचा देगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, एडिंग अप्रोक्सीमेटली 25.74 लाख न्यू बेनिफिशियरीज। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में ग्रोथ जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 311 भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की गई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक। एज पर द हाइलाइट्स ऑफ दिस रिव्यू, total business of all 28 RRBs has crossed significant milestone। अब आपको बताना है यहाँ पर कितना, देखो जो ये हमारी मीटिंग हुई है इसमें ये नोट किया गया कि जो कलेक्टिव बिजनेस इंस्टीट्यूशन का वो हिस्टोरिक रीच हाई तक पहुंच चुका है। तो रिव्यू हुआ 28 RRBs का, जिसमें इन्होंने दिखाया कि जो टोटल बिजनेस है डिपॉजिट्स प्लस एडवांसेस वो क्रॉस कर चुका है 12 लाख करोड़ का माइलस्टोन। ठीक है, और फॉर कंटेक्स्ट अगर ये सरपास जो है इंडिविजुअल बिजनेस लेवल सेवरल पब्लिक बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आरआरबी का 7,720 करोड़ रहेगा प्रोविजनल अप टू दिसंबर 2025। एक शार्प इंक्रीज देखा गया है एज कंपेयर टू ₹6,820 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में अगर हम देखें जीएनपीएस और एनएनपीएस तो ये दोनों भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहे थे, और आरआरबी जो है इन्होंने सक्सेसफुली 45.68 लाख न्यू पीएमजेडीवाई अकाउंट्स खोले हैं। ठीक है, जनधन योजना अकाउंट्स, और यहाँ पर अब टोटल हमारे पास इनके 32.4 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स बन चुके हैं। सो बेसिकली जब मीटिंग हुई तो इन्होंने देखा कि अब ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लैंडिंग से ज्यादा एमएसएमईज और रिटेल लोन्स ऐड कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकि इंश्योर करें डिजिटल डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज की फार फ्लंग एरियाज में। सोशल सिक्योरिटी में इंक्रीज करेंगे पेनिट्रेशन ऑफ स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अमंग द रूरल पॉपुलेशन। ओके, वन स्टेट वन आरआरबी आपको पता ही है, कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज launched by India AI Independent Business Division in partnership with the Ministry of Corporate Affairs. What is the prize money awarded
to the first winner, final winner of this challenge, and on which platform is the challenge hosted. देखो जनवरी 2026 में इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन कोलैबोरेट करती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और लॉन्च करते हैं इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज। अब यहाँ पर कुछ चैलेंज की डिटेल्स और प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चैलेंज है ये पार्ट है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का। ऑफर करते हैं टोटल प्राइस पूल 1.5 करोड़ रुपीस का, जिसमें कि अब आप देखेंगे अप टू 10 टीम्स रिसीव करती है 5 लाख रुपए ईच टू रिफाइन देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइनल विनर जो रहेगा उनको 1 करोड़ रुपीस मिलेंगे। और यहाँ पे ये होस्ट और मैनेज किया गया था एआई कोश पोर्टल के थ्रू। ये इंडिया एआई और भाषणी इकोसिस्टम के साथ में आपका इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली यहाँ पर पूरा क्या है, एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन कोलैबोरेट कर रही है एनएफआरए के साथ में, लॉन्च करेगी इंडिया एआई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। SEBI has announced a special window for transfer and dematerialization of physical securities. Which of the following conditions must be met for an investor to avail this facility? देखो अब यहाँ पर ना SEBI का एक सर्कुलर आया था 30 जनवरी को, जिसमें SEBI ने बोला कि देखो अगर यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट पर हम फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर फैसिलिटी स्पेसिफिकली ट्रांसफर कम डीमैट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज के लिए जो लोगों ने शेयर्स को खरीदा था यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से पहले। इसका मतलब इन्वेस्टर्स जिनकी ट्रांसफर डीड्स एग्जीक्यूट हुई थी जनरल बैन से पहले लेकिन वो अनप्रोसेस्ड रह गई क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन इशू था। फिर यहाँ पर दूसरा ये बोलते हैं कि एक मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है शेयर्स ट्रांसफर का थ्रू दिस रूट, जो कि 1 साल रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, और इस पीरियड में शेयर्स हम किसी और को ट्रांसफर, प्लेज या लीन मार्क नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पर जो विंडो है वो खोली गई है फरवरी 5 से लेकर फरवरी 4 तक 2027 तक। ठीक है, तो 1 साल के लिए एक स्पेशल विंडो खोली गई है। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिन लोगों के पेरेंट्स वगैरह के शेयर्स रहे हो वो लोग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो ट्रांसफर डीड्स हैं वो एग्जीक्यूट की थी 1 अप्रैल 2019 से पहले। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमारा अवेलेबल होना चाहिए। आरटीए और कंपनी जो है वो प्रोसेस करेंगे एलिजिबल रिक्वेस्ट 70 दिन के अंदर अंदर, और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट हमारा लॉक इन पीरियड रहेगा। जो भी डिस्प्यूटेड केसेस हैं, मिसिंग सर्टिफिकेट्स हैं, शेयर हैं, वो ऑलरेडी ट्रांसफर किए जा चुके हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। तो लिस्टेड कंपनीज को पब्लिसाइज करनी होती है विंडो न्यूज़पेपर्स में वंस एवरी 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की भी इन्होंने बात की है। तो फॉर्म SH4 हमें फिल करना होगा, खैर इतना काफी है आपके लिए। SEBI has released a consultation paper proposing changes to the timeline for sharing stock market price data with educational institutes. What is the proposed time lag for sharing this data and what was the restriction on usage under the previous January 2025 circular? तो एक यहाँ पर ना कंसल्टेशन पेपर आया था 6 जनवरी को, जिसमें SEBI ने प्रपोज करा यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क ताकि एड्रेस करे इनकंसिस्टेंसीज रिगार्डिंग द शेयरिंग एंड यूज ऑफ मार्केट डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास में तो डिफरेंट सर्कुलर्स थे जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो सबसे फाइनल में आया है आपका जनवरी 2026 का प्रपोजल, जिसमें कि जो शेयरिंग लैग है एक्सचेंज या फिर हमारे MIIs के थ्रू ये आपका 30 दिन का लैग बोला गया है। ठीक है, और यूसेज लैग जो होगा बाय एजुकेटर्स या इंस्टीट्यूट्स वो भी 30 दिन का रहेगा। और जो पहले 2025 में सर्कुलर आया था इसमें 1 दिन का लैग मिनिमम है और 3 मंथ्स का लैग यहाँ पर यूसेज का है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर है क्या, SEBI ने ये देखा कि प्रीवियस जो 1 डे लैग था उसमें काफी सारी ट्रेडिंग एकेडमीज जो होती हैं और इन्फ्लुएंसर्स वो कंडक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट लाइव सेशंस, जिससे कि जो लाइन थी बिटवीन एजुकेशन एंड अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वो ना ब्लर हो गई। हुआ क्या, अब यहाँ पर एजुकेटर्स तो चलो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर लाइव सेशंस कर शेयर्स वगैरह के लिए लोगों को
अपना क्या किया, यहाँ पर बेवकूफ बनाया, लोगों के साथ स्कैम करा, तो इसी वजह से बेसिकली इस लाइन को हटाया गया। और मेंटेनिंग रेलेवेंस में 3 महीने का जो लैग है वो क्रिटिसाइज किया गया था लेजिटिमेट एजुकेटर्स के थ्रू एज बीइंग टू ओल्ड टू एक्सप्लेन करंट मार्केट ट्रेंड्स, प्राइस एक्शन या रिसेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स। जो 30 डे का लैग है वो इंटेंडेड है टू बी फ्रेश इनफ फॉर मीनिंगफुल स्टडी while being stale enough to prevent its use for active real-time trading signals. तो ये सर्कुलर बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है इवन विद डिलेड डेटा एजुकेटर्स जो है वो स्पेसिफिक बाय या सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, अपने एजुकेशनल कंटेंट को स्पेसिफिक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के साथ में लिंक नहीं कर सकते, और रियल टाइम लुक लाइक इंटरफेस यहाँ पर उनको दिखाना होगा और सिमुलेट करना होगा लाइव ट्रेडिंग को, ताकि वो यहाँ पर स्पेक्युलेटिव बिहेवियर को इंड्यूस कर पाए। अंडर द न्यूली इंट्रोड्यूस सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस 2026, एग्जिस्टिंग मर्चेंट बैंकर्स are required to meet enhanced net worth norms in phases. What is the target net worth for category 1 merchant bankers January 2, 2028? What is the cap on their total underwriting obligations relative to their liquid net worth? तो ये ना इफेक्टिव हुआ है आपका जनवरी 3 से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यूनिटरी लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको रिप्लेस कर टीयर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है, ताकि हम ये देखें कि किस तरीके से जो इंटरमीडियरीज हैं वो सफिशिएंटली कैपिटलाइज करते हैं टू मैनेज मार्केट रिस्क को। तो बेसिकली यहाँ पर अब आप देखेंगे इमीडिएट फाइनेंशियल स्ट्रेन जो रह जाता है 200 प्लस रजिस्टर्ड फर्म्स के ऊपर वो नहीं हो, इसीलिए सेबी ने क्या किया है, 2 फेज में ट्रांजिशन बताया है एग्जिस्टिंग एंटिटीज के लिए कि वो न्यू कैपिटल बेंचमार्क अचीव कर सकती हैं। तो फेज 1 फेज 2 आपका रहेगा। फेज 1 में क्या है, ये आपका डेडलाइन रहेगा 2027 में, जनवरी 2, 2027, जिसमें कि कैटेगरी हमारी अगर फर्स्ट वाली है तो नेटवर्थ इनकी 25 करोड़। एक सेकेंड दूसरी टेबल बनाते हैं, देखो ये याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो कैटेगरी 1 नेटवर्थ, कैटेगरी 1 लिक्विड नेटवर्थ हो, ठीक है, LNW सॉरी तो यहाँ पर हमारे पास में आपको क्या याद रखना है, फेज 1 में क्या होगा, हमारे पास में 25 CR यहाँ पर रहेगा और 6.25 CR रहेगा, फाइन। और यहाँ पर हमारे पास में फेज 2 में जो फाइनल इनको अपनी नेटवर्थ मेंटेन करनी है वो रहेगी आपकी 50 करोड़ और फिर बाकी 12.5 करोड़। तो बेसिकली 50% आपको जनवरी 2027 तक मेंटेन करनी है, जनवरी 2, 2027, और फिर रिमेनिंग आपको जनवरी 2, 2028, एक साल का समय आपको दिया जाएगा, इतना इतना यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। अच्छा, अब ये जो लिक्विड नेटवर्थ है, ठीक है, वो आपकी एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल नेटवर्थ ऑल टाइम मेंटेन करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक अंडरराइटिंग लेवरेज कैप बोला है इन्होंने बोला है कि देखो जो टोटल अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन है मर्चेंट बैंकर्स की, वो उसमें आपके मेन बोर्ड और SME इशू दोनों आ जाते हैं, ठीक है। SME इशू आपको पता है ना, वो जो 1 लाख वाला आपका IPO आता है, कैन नॉट एक्सीड 20 टाइम्स इट्स नेटवर्थ, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियसली जो अंडरराइटिंग था वो ओपन एंडेड था, न्यू कैप में हमने देखा कि भाई एक इशू अगर, ठीक है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है तो मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, वो लिक्विड कैश रखते हैं या नियर कैश एसेट्स रखते हैं टू फुलफिल देयर कमिटमेंट। तो अब हमारे पास में जो कैटेगरी 1 है वो मैनेज करेगी सभी परमिटेड एक्टिविटीज मेन बोर्ड IPOs में, ठीक है। और कैटेगरी 2 में हमें फाइनल नेटवर्थ चाहिए 10 करोड़ की, लिक्विड नेटवर्थ इनकी 2.5 करोड़ की होनी चाहिए बाय 2028, और इनको यहाँ पर बैन किया गया है फ्रॉम एक्टिंग एज लीड मैनेजर्स फ्रॉम द मेन इक्विटी IPOs बट कैन हैंडल SME IPOs और राइट इश्यूज एंड बाईबैक्स, ठीक है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास में जो भी IPO वगैरह आते हैं, पहले क्या हो रहा था ना, अगर मान लो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सेबी कैंसिल कर देती थी। अब इन लोगों ने क्या किया, अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के IPOs आए जिसमें ना मर्चेंट बैंकर्स ने उनके शेयर सब्सक्राइब करे, पहले 2 दिन कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, तीसरे दिन में बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये जो मर्चेंट बैंकर्स है इन्होंने कमिटमेंट दी हुई थी
अब इन्होंने बोला है कि नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते हो आप, यहाँ पर आपको अगर ऐसा कुछ करना भी है तो एक लिमिट लगेगी। लिमिट क्या है कि आप जो टोटल अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन लेकर चल रहे हो वो आपके 20 टाइम आपकी खुद की लिक्विड नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको मेंटेन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होगा क्वेश्चन में, कब से पूछा है आपसे, व्हाट इज द कैप ऑन देयर अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन लिक्विड नेटवर्थ से रिलेटेड। तो लिक्विड नेटवर्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, 12.5 होनी चाहिए, और टोटल अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन एंड रिलेटिव, ओके। तो यहाँ पर टोटल आपसे पूछा गया है, तो टोटल आपका कितना बन जाएगा इसमें, 50 करोड़ और 20 टाइम लिक्विड नेटवर्थ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। SEBI has mandated all compliance officers of alternate investment fund managers must obtain a specific certification from National Institute of Securities Market. By what date must this certification be obtained? देखो हमारे पास में इसको इशू किया गया है 30 दिसंबर 2025 में। जो मैंडेट है कंप्लायंस ऑफिसर्स ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स, इनको प्रोफेशनली सर्टिफाई करना है कि एक स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट डेट होनी चाहिए। तो रेगुलेशन में इन्होंने एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रखी है कि एवरी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एन AIF मैनेजर टू possess a certification from National Institute of Securities Market. So यहाँ पर जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं दे मस्ट पास NISM सीरीज 3 C सिक्योरिटीज इंटरमीडिएरी कंप्लायंस फंड सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर है ये आपका इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2027 से, और जिन इंडिविजुअल्स ने ये सर्टिफिकेशन कर लिया होगा केवल वही अब कंप्लायंस ऑफिसर बन पाएंगे। और ट्रांजिशन पीरियड में इन्होंने इफेक्टिवली जो एग्जिस्टिंग कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं उनको 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया है ताकि ये यहाँ पर अपना सर्टिफिकेशन सक्सेसफुली ऑब्टेन कर पाए और तब एक्ट करेंगे एज कंप्लायंस ऑफिसर्स, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर जो हमारे कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं इनको क्या क्या करना है, तो देखो जो मैनेजर है AIF के वो रिस्पॉन्सिबल है कि इंश्योर करें कंप्लायंस ऑफिसर ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। और कंप्लायंस यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर एज पर SEBI मास्टर सर्कुलर। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टीम सर्टिफिकेशन था तो ये अलग हो जाता है, यहाँ पर वो आपका इन्वेस्टमेंट टीम जो होगी AIF मैनेजर की उनके लिए रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो उनको कौन सा वाला फॉलो करना है, सीरीज 19C AIF मैनेजर, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट टीम बनानी है तो उनकी जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी एक्सॉस्ट हो चुकी है, तो वो अभी न्यूज में भी नहीं आएगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये वाला आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लायंस ऑफिसर्स को कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए, कब तक ऑब्टेन कर लेना चाहिए, कितने टाइम का इनको ग्रेस पीरियड दिया गया है, और ये यहाँ पर इंश्योर कौन करेगा, तो AIF मैनेजर्स करेंगे, ठीक है। SEBI ने एक्सटेंड किया है डेडलाइन फॉर न्यू एडिशनल इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। Distributors are eligible for an incentive for onboarding new investors. What is the maximum cap on the incentive per investor and which category of investors from B30 cities qualifies for this? तो SEBI ने एक सर्कुलर यहाँ पर लिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं अगर ये नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो इनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यू फ्रेमवर्क आएगा पहले 1 फरवरी से इंप्लीमेंट होता, मार्च 1 से कर रहे हैं ये। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं, इसमें बोला है कि ऐसा नहीं है कि आपको न्यू मनी चाहिए, रेदर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। तो मैक्सिमम कैप जो इंसेंटिव का दिया जाएगा वो 2000 रुपीज पर एलिजिबल न्यू इन्वेस्टर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबल कैटेगरी में जो इंसेंटिव है वो न्यू इंडिविजुअल इन्वेस्टर को डिफाइन किया जाएगा। इनके न्यू पैन इंडस्ट्री लेवल फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होने चाहिए जो कि रिजाइड करते हैं B30 सिटीज में, ठीक है, बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज। B30 सिटीज का मतलब होता है बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अर्न करेंगे 1% ऑफ देयर फर्स्ट लमसम एप्लीकेशन, ठीक है, और 1% ऑफ टोटल SIP कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आप मान लो 1 लाख लोगों को लेकर आए और 1-1 रुपये भी मिला तो 1 लाख रुपए तो आपको मिल ही रहे हैं फालतू एक्स्ट्रा। क्लॉबैक कंडीशन है इसमें। क्लॉबैक कंडीशन क्या है,
मिस सेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंसेंटिव जो होगा केवल तभी पे किया जाएगा अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहता है कम से कम 1 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कुछ रूल्स हैं। तो अगर न्यू विमेन इन्वेस्टर होती है तो विमेन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एग्जैक्टली सेम आपका इंसेंटिव रहेगा फॉर एनी सिटी। वो क्या है, चाहे आप टॉप 30 में आओ, चाहे आप बियॉन्ड 30 सिटीज में आओ, कोई भी डुअल इंसेंटिव नहीं होगा। तो अगर एक वुमेन इन्वेस्टर B30 सिटी से है तो डिस्ट्रीब्यूटर क्लेम कर सकते हैं आइदर द B30 वाला इंसेंटिव, ठीक है, या जो विमेन वाला इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन दोनों नहीं कर सकते। और यहाँ पर 2 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी जो पे कर दिए गए हैं, 2 बेसिस पॉइंट कितना हो गया, 0.02%, ठीक है, आर मार्क्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए, इंडेक्स फंड्स के लिए, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जैसे ओवरनाइट हो गया, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट या लो ड्यूरेशन फंड्स हो गए। फाइन। तो न्यू इंसेंटिव्स यहाँ पर बेसिकली नए इन्वेस्टर्स के लिए इंसेंटिव्स मिल रहे हैं B30 सिटीज से, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़े इंडिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने प्रपोज करा एक न्यू फ्रेमवर्क ताकि रेगुलेट करें सिग्निफिकेंट इंडाइसेस को सिक्योरिटीज मार्केट में। अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेशन पेपर, एन इंडेक्स विल बी क्लासिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट इंडेक्स if the cumulative asset under management of domestic mutual fund schemes tracking it exceeds which threshold। तो यहाँ पर अब आपको आंसर देना है कि क्या आंसर होगा। सबसे पहले देखो, सेबी ने कंसल्टेशन पेपर निकाला है ताकि डिफाइन और रेगुलेट करे सिग्निफिकेंट इंडाइसेस विद इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो यहाँ पर ये जो फ्रेमवर्क है ये क्रिटिकल बेंचमार्क लेकर आता है अंडर फॉर्मल ओवरसाइट टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अब हमारे पास जो करेक्ट थ्रेशोल्ड होगा एक इंडेक्स के लिए टू बी क्लासिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट इंडेक्स, वो कितना है, 20,000 करोड़ है। तो यहाँ पर इसको पूरा समझते हैं, ठीक है। तो सेबी ने क्या किया, अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन इंडिया AMFI आपको पता ही है, ठीक है, इनके साथ में क्वांटिटेटिव बेंचमार्क निकाला ताकि ये पता चल सके कि कौन से इंडाइसेस ऐसे हैं जिसमें कि हमें एक सिस्टमिक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा ऑन द म्यूचुअल फंड इंडेक्स सिस्टम। देखो, अगर मान लो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में क्या हुआ, कोई एक इंडेक्स फॉल कर गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हमारी पूरी इंडस्ट्री को हो सकता है। तो इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट थ्रेशोल्ड रखा है, इंडेक्स जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा अगर क्यूमुलेटिव एसेट अंडर मैनेजमेंट आपके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम के यहाँ पर ट्रैकिंग और बेंचमार्किंग 20,000 करोड़ से ज्यादा के हैं। मतलब आप इंपॉर्टेंट हो जाओगे सिस्टमैटिकली यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आपके पास में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद में जो AUM हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेली एवरेज AUM हमारा हर महीने ओवर अ 6 मंथ पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। फिर जो असेसमेंट है वो कंडक्ट की जाएगी हमारी जून 30 से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो बेसिकली जून 30 में एक बार की जाएगी और फिर दूसरी बार 31 दिसंबर पर, तो ट्वाइस अ ईयर होगी। और यहाँ पर जो स्कीम्स हैं वो ट्रैक करेंगे मल्टीपल बेंचमार्क। सेबी ने क्लैरिफाई किया है कि केवल स्पेसिफिक पोर्शन AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट एट्रीब्यूटेबल रहेगा टू अ पर्टिकुलर इंडेक्स और वही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने 2-3 इंडेक्स में डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 इंडेक्स देखे जाएंगे। मान लो अगर एक इंडेक्स है वो 20,000 करोड़ का मार्क यहाँ पर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोवाइडर होगा इसका उसको सेबी के इंडेक्स प्रोवाइडर रेगुलेशन के साथ में जो रेगुलेशंस है उनको मीट करना होगा। तो इसको सेबी के रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर अंदर पहले तो यहाँ पर अप्लाई करना होगा। फिर जो रिक्वायरमेंट है वो इंडेक्स प्रोवाइडर तक नहीं जाती जिसके इंडाइसेस यहाँ पर रेगुलेट RBI करती है। अब गवर्नेंस की बात करें तो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स को अडियर करना है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रिगार्डिंग मेथोडोलॉजी ट्रांसपेरेंसी। तो हमारे पास में यहाँ पर इक्विटी में निफ्टी 50 आता है, BSE सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, BSE 500, और डेट में आता है क्राइसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स फंड इंडेक्स एंड नेक्स्ट निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क GSEC इंडेक्स। सेबी ने नोटिफाई किया है यहाँ पर आपका रिवैम्ड म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जनवरी 16 में, जिसमें की इंक्लूड की गई है रिवाइज लिमिट्स बेस एक्सपेंस रेशियो की। Under the new regulation, what is the specific BER cap for index funds and ETF? तो देखो
सेबी ने नोटिफाई किया था यहाँ पर रेगुलर इंडिकेटर फॉर अ न्यू बेस एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क। अब ये जो फ्रेमवर्क है इसने जो ओल्ड टोटल एक्सपेंस रेशियो और यहाँ पर सेपरेट कोर मैनेजमेंट फीस स्टैट्यूटरी रिवाइज एंड ब्रोकेज से उसको अलग हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको ध्यान से समझना, टेबल बनाकर पढ़ते हैं इसको ना, एक सेकेंड। देखो सबसे पहले आता है आपका इंडेक्स फंड, ठीक है, एंड ईटीएफ। फिर आते हैं आपके लिक्विड फंड ऑफ फंड्स, आपको पता ही होगा फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं। फिर यहाँ पर इक्विटी क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है, क्लोज एंडेड स्कीम्स जिसमें कि आपको एक लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं मैच्योरिटी से। नॉन इक्विटी क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है, ठीक है। अब हमारे पास ओल्ड लिमिट कितनी थी, वो थी सबसे पहले 1% यहाँ पर थी, 1% इसमें थी, 1.25 इसमें थी, बाकी सब में 1% थी। अब इसको न्यू लिमिट निकाली गई है इन्होंने। न्यू लिमिट क्या है, 0.90%, 0.90%, 1.00% और ये आपकी 0.80% है। एक यहाँ पर अलग रहेगी 0.80%। अब देखो मैक्सिमम कैप पैसिव प्रोडक्ट्स जैसे इंडेक्स फंड, ईटीएफ, इनको रैशनलाइज किया गया है टू एक्सक्लूड टैक्सेस लाइक जीएसटी, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, और ये अब यहाँ पर एक्चुअल्स के ऊपर लगेंगे। सो बेसिकली अब हमारे पास में ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो अब क्या किया है यहाँ पर, सेबी ने बोला कि जो टोटल कॉस्ट हमारे इन्वेस्टर को लगानी पड़ती है वो 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या क्या है, मतलब अगर आप एक इंडेक्स फंड में अपना मान लो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो एक तो आपको भाई शेयर्स यहाँ पर जो नेट एसेट यूनिट्स है वो खरीदनी है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। वो पैसे क्या क्या है, एक तो बेस एक्सपेंस रेशियो है, एक ब्रोकरेज लग जाती है, एक स्टैट्यूटरी रिवाइज जैसे जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या फिर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लग जाता है, और फिर रेगुलेटरी चार्जेस लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो बेस एक्सपेंस रेशियो है कोर फी, फंड मैनेजमेंट और रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पैसा लेगी। फिर ब्रोकरेज फी जो ली जा रही है वो 6 बेसिस पॉइंट्स की ली जा रही है कैश मार्केट में, और 2 बीपीएस ली जाएगी डेरिवेटिव्स के लिए। स्टैट्यूटरी रिवाइज यहाँ पर जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और एसटीटी वगैरह लगेंगे। और रेगुलेटरी चार्जेस में सेबी की फी और एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो भी चार्जेस होते हैं एक्सचेंज के वो लगते हैं। तो 2026 में जो रेगुलेशंस आई हैं, ये जो वर्ड काउंट था ओरिजिनल रेगुलेशंस का उसको कम कर रही हैं, और यहाँ पर अब प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन की तरफ हमें लेकर जा रही है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लिखने के लिए आता है, थोड़ा इसको समझना कि सेबी अब एक शिफ्ट ले रहा है, कहां से, पर्सपेक्टिव, ठीक है, यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव टू प्रिंसिपल बेस्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। RBI has released a draft framework proposing to hike the dividend payout cap for banks। जो बैंक यहाँ पर डिविडेंड पे करते हैं अपना कितना कर सकते हैं। अंडर दिस फ्रेमवर्क व्हाट इज द मैक्सिमम प्रपोज्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड व्हाट इज द मैक्सिमम NNPA रेशियो रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल टू डिक्लेयर डिविडेंड्स। तो देखो अब यहाँ पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स आती है ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रेमिटेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आरबीआई का अगर आप एग्जाम दोगे ना उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो इसमें जो न्यू गाइडलाइंस है वो प्रपोज्ड है टू टेक इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 26-27। यहाँ पर इंक्रीज करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वेल कैपिटलाइज्ड बैंक्स, और यहाँ पर एसेट रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनको भी थोड़ा टाइटन किया जाएगा एसेट क्वालिटी के ऊपर। तो मैक्सिमम पे आउट रेशियो पहले कितना था, पहले था 40% आप अपने नेट प्रॉफिट का दे सकते थे। अब कितना बोल रहे हैं, 75% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। एलिजिबिलिटी के लिए जो नेट एनपीए थे पहले वो लेस देन 7% होने चाहिए, अब ये लेस देन 6% होने चाहिए।
ठीक है। फिर यहाँ पर लेस देन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में एलिजिबिलिटी करार जो होगा, करार आपका एटलीस्ट 9% तो आपको मेंटेन करना ही है 3 साल के लिए। अब इन्होंने इसको बढ़ा दिया है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर को भी साथ में ले लिया है। 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर लगता है ना, तो उसको भी यहाँ पर लेकर तब इन्होंने इसको 11.5% बोल दिया है। अच्छा, अब ये आपने देखा एक नया कॉन्सेप्ट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ये क्या है? तो यहाँ पर 75% कैप जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा सिंपल प्रॉफिट पर, इंस्टेड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर लगेगा। तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, फॉर द ईयर माइनस जो नेट एनपीएस हैं आपके एज ऑफ मार्च 31 ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो पे नहीं किए जाएंगे आउट ऑफ एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, अनरियलाइज्ड गेन्स। अनरियलाइज्ड गेन्स जो सच में कैश नहीं मिला है आपका, जैसे आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं फ्रॉम फेयर वैल्यूएशन, एंड प्रॉफिट्स जो कि रिवर्सल या एक्सेस प्रोविजन की वजह से मिला। तो यहाँ पर बैंक क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं जब बहुत रिस्की लोन्स देते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है, तो अगर मान लो पेमेंट पूरी आ गई तो फिर प्रोविजन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए ये बोल रहे हैं, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है छोड़ दो, अब इतना ही पढ़ लो काफी है। चलो, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय एनपीसीआई, the UPI interface transaction volume reached a significant milestone in December 2025. What was the transaction volume recorded for that month too? देखो, एनपीसीआई का डेटा आया जिसमें कि हमारे पास में जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रिकॉर्ड की गई है दिसंबर 2025 में वो थी 21.63 बिलियन। ठीक है, तो यूपीआई यहाँ पर आपका काफी अच्छा जा रहा है। अगर आपको डिजिटल पेमेंट से इससे रिलेटेड कुछ आता है तो इस डेटा को यूज कर सकते हो। डेटा थोड़ा सुन लो, थोड़ा थोड़ा याद रखना, एग्जैक्ट फिगर्स ऐसा जरूरी नहीं है 21.63 मिलियन लिख कर जाओ, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो ओवर 21.5, ठीक है, बिलियन, बिलियन है मिलियन नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम अगर हम बात करें तो 21.63 बिलियन रही। फिर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम वैल्यू की बात करें, ये तो हुआ कि कितनी बार हुआ और कितना अमाउंट हुआ टोटल, तो ये हुआ आपका 27.97 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 28 ट्रिलियन लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 28 ट्रिलियन लिख सकते हो। डेली एवरेज काउंट कितना रहा, तो 698 मिलियन रहा, और डेली एवरेज वैल्यू कितनी रही, 9217 करोड़ रुपीस रही। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं याद रहती है, ठीक है, मैं ना बता रही हूँ तो डिस्क्रिप्टिव में आसानी से याद आ जाए तो लिखा ना, नहीं याद आए तो छोड़ा ना, 5 मिनट लगेंगे सुनने में, कुछ एक्स्ट्रा सीख जाओगे। एवरेज टिकट साइज ट्रांजेक्शन्स का जो है वो काफी डिक्लाइन कर रहा है स्लाइटली। अब ये यहाँ पर आपका 1293 रुपीज हो गया है अप्रोक्सीमेटली, जिसका मतलब है कि यूपीआई जो है अब वो माइक्रो पेमेंट्स के लिए भी लोग यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रोसरी, स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, रेदर देन की केवल लार्ज ट्रांसफर में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इतना अमाउंट यहाँ पर ऑन एन एवरेज किया जा रहा है। मंथली रिकवरी की बात करें तो जो दिसंबर वॉल्यूम था इसमें 5.66% का इंक्रीज हुआ नवंबर 2024 से, जिसका मतलब है यहाँ पर कि हमारे पास में ईयर एंड फेस्टिविटीज और वेडिंग सीजन में ज्यादा स्पेंडिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर पूरा फुल कैलेंडर ईयर लेकर चलें तो यूपीआई ने 228 बिलियन ट्रांजेक्शन्स करे हैं, जो कि 300 लाख करोड़ के अराउंड पहुंचे हैं। 300 लाख करोड़ का पूरा अगर हम अपना 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक लेकर चले तो 300 लाख करोड़ के हमने ना अभी तक ट्रांजेक्शन ही किए अमाउंट तो। ठीक है, 228 बिलियन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम और वैल्यू 300 लाख करोड़। और यहाँ पर आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी और आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपीआई जो है टोटल रिटेल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम्स का इंडिया में 85% और 49% ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम बनाता है। वॉल्यूम वैल्यू में हम उतने हाई नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही याद रख लेना, काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा, ठीक है, नहीं याद रहेगा इतना स्ट्रेस मत लेना। जो जो चीजें थोड़ी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, 40 क्वेश्चन है, उसमें जो मेन क्वेश्चन है वो समझ लो, रेस्ट यहाँ पर जितना याद रहता है ठीक है, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन कभी कभार फंस जाते हैं, एक बार सुना होता है याद रह जाता है, एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं, दैट्स इट।
आरबीआई ने ऑफिशियली, और एक वो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव वाली मैंने वीडियो बनाई है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है इतना तो आता नहीं है, नहीं आता है, जितना मैंने बताया है उसमें भी आपको 10% रिटेन कर पा रहे हो कर लो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन फंस जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 10 बार वीडियो नहीं देखना है, परेशान नहीं होना। मैम आपने क्यों प्रोवाइड किया? मैंने प्रोवाइड करा ताकि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, एक नंबर भी एग्जाम में ना बहुत बार मेरिट लिस्ट से बाहर या इनसाइड कर देता है, इसलिए, क्योंकि मैम का 0.25 मार्क्स से भी एक पेपर रहा था, तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कुछ चीजों का। आरबीआई ने ऑफिशियली लॉन्च करा है पॉडकास्ट सीरीज अर्ली जनवरी 2026 से एज द पार्ट ऑफ इट्स, ओ शिट, सॉरी फॉर द लैंग्वेज एज वेल, या तो यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई ने ऑफिशियली लॉन्च किया है पॉडकास्ट सीरीज, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ताकि सिंप्लीफाई करेंगे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को, एनहांस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी को। पहला जो एपिसोड था वो था डीमिस्टिफाइंग केवाईसी और रिलीज किया गया अपॉन लॉन्च। तो नेम क्या है ऑफिशियल पॉडकास्ट सीरीज का? तो ये आपका है आरबीआई टॉक्स पैसा टू पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना पॉडकास्ट निकाल लिया, आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, सब निकाल रहे हैं, आरबीआई ने भी निकाल दिया, बोला लोकल पब्लिक को समझ में आएगा कि यहाँ पर चीजें कैसे होती हैं और छोटी छोटी चीजों पर हम इनको ज्यादा बेटर नॉलेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन गैप है रेगुलेटर और कॉमन सिटीजन के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको आप अगर कुछ लिखने के लिए मन करता है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई टॉक्स पैसा टू मनी, टारगेट ऑडियंस कौन होगी? जनरल पब्लिक, स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, और की फोकस एरिया रहेगा फाइनेंशियल लिटरेसी, फ्रॉड अवेयरनेस, पॉलिसी रैशनले। कन्वर्सेशनल स्टाइल रहेगा विद सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाओ। आरबीआई ने एंटर किया है इनटू एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। देखो होता क्या है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि आरबीआई इज द बैंक ऑफ विच गवर्नमेंट, आई विल से सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के लिए आरबीआई को एक एग्रीमेंट यहाँ पर पहले साइन करनी पड़ती है, अभी तक साइंड नहीं थी तो कुछ नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर सेंटर ने बोला है इनको कि भाई साइन कर लो, तो आरबीआई ने साइन कर लिया, ठीक है। ऐसे सेंटर बोले जरूरी नहीं है, बट इसमें बोला था फॉर ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजंस। तो आरबीआई ने यहाँ पर ऑफिशियली जो है वो बैंकर और डेट मैनेजर बन गया दिल्ली का, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आरबीआई एक्ट 1934 जो है इसके अंदर इसको लेकर आए, सेक्शन 21A आरबीआई एक्ट 1934 का ये परमिशन देता है कि आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट्स को अंडर यहाँ पर एन एग्रीमेंट इनका बैंक की तरह सर्व कर सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो कि यहाँ पर ये जो आया है, क्यों आया है? कैरी ऑन करने के लिए जनरल बैंकिंग बिजनेस एंड मैनेजिंग रूपी पब्लिक डेट, ठीक है। इनके यहाँ पर जो बैंक जो अकाउंट है इनको अच्छे से मैनेज करें, फिस्कल डेफिसिट इनका काफी थोड़ा हाई है, उससे इनको बाहर निकाले, इनके लिए फंड्स रेस करें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू, ठीक है। चलो, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आना चाहिए। पेमेंट रेगुलेटरी आपके में तो क्या फाइनेंस में कम है, किसी और एग्जाम में बैंकिंग वगैरह के आ सकता है। तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉलोइंग एन अमेंडमेंट टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, रिप्लेसिंग द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। Which of the following statements regarding the composition of the PRB is correct? तो यहाँ पर अब आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या चीजें आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन 2025 की यहाँ पर आरबीआई ने बोला कि जो न्यू बोर्ड है वो कंट्री के पेमेंट सिस्टम्स को मैनेज करेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम बीपीएसएस बोलते हैं, उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो पहले बीपीएस कैसे था? इंटरनल कमिटी थी। पीआरबी जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन शो करता है। तो चेयरपर्सन यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। अच्छा, आरबीआई के 2 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट के नॉमिनीज जो हैं वो भी 3 रहेंगे। तो टोटल मेंबर कितने हो गए आपके पास? 6 मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पर जो डेप्यूटी गवर्नर है इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड 1 आरबीआई ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट नॉमिनी में
सेंट्रल गवर्नमेंट टिपिकली इंक्लूडिंग डीएफएस एंड मैथी के सेक्रेटरीज यहाँ पर आएंगे। कास्टिंग बोर्ड ऑफ कोर्स यहाँ पर चेयरपर्सन का होगा जो कि हमारे गवर्नर हैं, और अगर आरबीआई गवर्नर एब्सेंट होते हैं तो डेप्यूटी गवर्नर बन जाएंगे, जिनको सेकंड कास्टिंग वोट दिया गया है। मीटिंग कैसे होगी? ट्वाइस अ ईयर होगी, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, 2 टाइम्स कैसे भी लिख लो। चलो फिर यहाँ पर परमानेंट इनवाइटी की बात करें तो प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर जो है आरबीआई के, वो परमानेंट इनवाइटी रहेंगे सभी मीटिंग्स में, लेकिन वोटिंग राइट्स इनको नहीं दी जाएंगी। और बोर्ड को असिस्ट किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने रिलीज किया है सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स स्कोर्स फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉर सितंबर 2025 which showed an improvement to 90.7. Alongside this, RBI ने रिवाइज किया penal interest rate for shortfalls in cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. What are the new penal interest for these shortfalls? देखो यहाँ पर हमारे पास में स्कोर्स आते हैं फॉर सितंबर 2025 क्वार्टर, जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी गई टू 90.7 फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसमें हमें एक हायर स्टैंडर्ड देखा गया एक्यूरेसी में, टाइमलीनेस में और कंप्लीटनेस में रेगुलेटरी फाइलिंग्स के। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो डाउनवर्ड रिवीजन होता है बैंक रेट का लेट 2025 में, पीनल इंटरेस्ट रेट जो थे शॉर्टफॉल्स के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में, वो एडजस्ट किए गए अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग रेगुलेटरी फॉर्मूला। तो जो करेक्ट पीनल इंटरेस्ट रेट है शॉर्टफॉल्स के लिए, वो हमारे पास क्या रहे? बैंक रेट प्लस 3% फर्स्ट इंस्टांस में, और दोबारा यहाँ पर ऐसा होगा तो बैंक रेट प्लस 5% का पीनल इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो आरबीआई ने पेनल्टीज लगाई बैंक पर जो कि अपने सीआरआर एसएलआर को मेंटेन नहीं करते हैं, और ये जो पेनल्टीज है ये बैंक रेट से लिंक्ड रहेंगी, और यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन जितना होगा डिफॉल्ट का उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी। तो पहले दिन फर्स्ट इंस्टांस 3%, उसके बाद से यहाँ पर 5% लगेगा, ठीक है। तो बैंक रेट जो है अभी अगर मैं बात करूं 5.50% है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जो पहले इंस्टांस पर अगर अभी लगने लग गया तो 8.5% का लगेगा, और अगले दिन से 10.5% का, विच इज वेरी हाई, राइट। चलो, तो सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर अगर हम देखें बेंचमार्क, अगर एक स्कोर 90 से ज्यादा का है तो उसको गुड स्कोर माना जाता है, जबकि 80 से 90 का स्कोर जो होता है वो एक्सेप्टेबल रहता है। और अगर हम बात करें सितंबर 2025 में किसी का भी स्कोर यहाँ पर 80 से कम नहीं था। फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग की बात करें तो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट ने बोला है फोर्टनाइट हैज बीन चेंज टू द 1st to 15 एंड 16 से लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, रिप्लेसिंग द ओल्ड ऑल्टरनेट फ्राइडे सिस्टम। तो वो जो अभी हमारा था ना फ्राइडे, ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग फ्राइडे, फिर यहाँ पर हमारे पास में रिपोर्टिंग फ्राइडे, अब उसको हटा दिया गया है। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता था ये वाला सिस्टम, लेकिन अब इसको हटा दिया है। अब इसको 1 से 15 और 16 से लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म ए रिवीजन हुआ है, तो फॉर्म ए रिवीजन में क्या होगा? बैंक्स अब सबमिट करेंगे एक सिंगल यूनिफाइड फॉर्म ए रिटर्न ऑन द सिम्स पोर्टल, ठीक है, जिसमें कि डेटा आपका सीआरआर और एसएलआर मॉनिटरिंग दोनों के लिए आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आरबीआई पीएसएल टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 इशू की गई जनवरी 19, 2026 में, ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये अलाइन करती हैं रेगुलेशन विद रीसेंट नोटिफिकेशन एंड क्लैरिफाइड एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। एक स्पेसिफिक एंट्री नोटिफाई की गई थी एज एलिजिबल अंडर द ऑन लैंडिंग प्रोविजन ऑफ पीएसएल फ्रेमवर्क, विच एंटिटी इज दिस? देखो इसको ध्यान से समझना। तो हमारे पास में आरबीआई की पीएसएल टारगेट एंड क्लासिफिकेशन अमेंडमेंट आई है जो कि इशू की गई है 19 जनवरी 2026 में, और यहाँ पर ऑन लैंडिंग फ्रेमवर्क के ऊपर इन्होंने एक सिग्निफिकेंट एडिशन की। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, हमारे पास जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो भी अब यहाँ पर एलिजिबल होगी। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो अमेंडमेंट में एक न्यू प्रोविजन आया ताकि हम चैनल करें क्रेडिट को कोऑपरेटिव इकोसिस्टम के थ्रू। तो बैंक क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एनसीडीसी, ठीक है, फॉर ऑन लैंडिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाउ क्वालिफाइज एज पीएसएल।
तो अगर एनसीडीसी ने कोई भी लोन यहाँ पर दिया है कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉरी वो भी पीएसएल में आएगा। और ये जो ऑन लैंडिंग है ये मस्ट बी फॉर एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर द पीएसएल मास्टर डायरेक्शन। ठीक है, क्लैरिफिकेशन रिक्वायरमेंट में टू प्रिवेंट डबल काउंटिंग ऑफ पीएसएल क्लेम्स एनसीडीसी मस्ट प्रोवाइड क्वार्टरली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स इशूड बाय अ कैग एमपैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक प्रोविजंस थे एनसीडीसी के वो अप्लाई नहीं करेंगे टू रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक। ठीक है, ये आपका केवल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स के लिए रहेंगे। तो एक बार ऑन लैंडिंग एंटिटीज अंडर पीएसएल देख लेते हैं। एनबीएफसीज ऑन लैंडिंग करेंगे एग्रीकल्चर और एमएसएमई। अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एनबीएफसी सॉरी अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है तो ऑन लैंडिंग की जाएगी फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग अप टू 25 लाख रुपीस पर बोरोवर। अगर एनबीएफसी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स हैं तो ऑन लैंडिंग की जाएगी वेरियस माइक्रो सेक्टर्स में। अगर एनसीडीसी है न्यू वाला तो ऑन लैंडिंग की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर पीएसएल एक्टिविटीज। ठीक है, सहकार से समृद्धि पता है क्या है? प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स, न्यू इंस्टीट्यूशनल एवेन्यू, लार्जर कमर्शियल बैंक्स के लिए कि वो एग्रीकल्चर और रूरल लैंडिंग टारगेट्स को मीट करे। कैसे? एनसीडीसी का डीप नेटवर्क जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उसको लेवरेज कर कर। ठीक है, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एक न्यू स्कीम अंडर एंटरप्राइज प्रमोशन मिशन ऑन पायलट बेसिस टू फैसिलिटेट improved access to rupee export credit for MSME exporters. What is the name of this scheme which aims to provide rule-based interest relief mechanism? बताओ क्या होगा? निर्यात बंधु, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात विकास, MSME निर्यात सहायता, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करे तो मेजर फाइनेंशियल इंटरवेंशंस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को यूज कर टू सपोर्ट द एमएसएमई सेक्टर। अब यहाँ पर जो नेम था सब स्कीम का वो एम करता है टू प्रोवाइड अ रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट रिलीफ मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी है? ऑफ कोर्स निर्यात प्रोत्साहन है। अब निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के बारे में थोड़ा सा सुन लेना। तो निर्यात प्रोत्साहन एक सब स्कीम है, इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कि निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट और आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर सॉरी वही होता है। तो हमारे पास में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि स्ट्रीमलाइन करें और रिड्यूस करें कॉस्ट ऑफ ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, ट्रेड फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है उसको हम करें। ट्रेड फाइनेंस क्या? उधार में सामान बेचना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ठीक है, स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ये रिप्लेस करता है और अपग्रेड करता है ओल्डर इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम। पहले कौन सी थी? इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम थी, उसको हटा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा गोल क्या है? एक रूल बेस्ड इंटरेस्ट रिलीफ मैकेनिज्म होगा ताकि एनहांस करें लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके पास ज्यादा से ज्यादा रहे। फ्लैट रेट लगेगा 2.75% पर एनम ऑन रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, रुपी बेस्ड पेमेंट आपको आएगी यहाँ पर। फिर कवर करेंगे प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट। मैक्सिमम बेनिफिट जो होगा 50 लाख रुपए पर एक्सपोर्टर पर फाइनेंशियल ईयर दिया जाएगा। 50 लाख रुपए एक एक्सपोर्टर को, इससे ज्यादा फायदा नहीं हो सकता इस स्कीम के अंडर, पर एक्सपोर्टर पर फाइनेंशियल ईयर। और इम्प्लीमेंटेशन जो की जाएगी वो आरबीआई के थ्रू की जाएगी, डीजीएफटी का प्लेटफॉर्म यूज कर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आपको जनरेट कराना होता है डीजीएफटी से जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वो आपको चाहिए होगा। मतलब इसके लिए एक कोड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंडिया में अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ये कोड मैंडेटरी होता है। ओके, चलो आरबीआई ने इशू किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2026। अंडर दीज रेगुलेशंस ऑथराइज्ड डीलर्स आर डायरेक्टेड
to send all references to Reserve Bank through a specific secure and centralized web-based portal. What is the name of this portal? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन आया, जो कि आपका इफेक्टिव है 1 अक्टूबर से। आरबीआई अब यहाँ पर एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और डिजिटलाइज्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है, जिसमें कि अब ये प्रवाह को यूज कर क्या करेंगे। प्रवाह क्या है, देखो एक सिक्योर सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड इंटरफेस है, जो कि जितने भी रेगुलेटरी रेफरेंसेस, अप्रूवल, कम्युनिकेशन हो रहे हैं ऑथराइज्ड डीलर बैंक और रिजर्व बैंक के बीच में, उनको यहाँ पर रखता है। देखो होता क्या है, जब भी मुझे मान लो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे हो सकता है यहाँ पर आरबीआई का कोई भी अप्रूवल चाहिए, या मुझे सिंपल एक्सपोर्ट भी करना है तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को इन्फॉर्म करना होगा, और सिमिलरली इंपोर्ट में भी, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारी आरबीआई के पास जाती है वो एडी बैंक के थ्रू जाती है। तो अब यहाँ पर एक सिंगल विंडो बन गई है एडी बैंक्स के लिए, ताकि अप्रूवल ले लें या क्लैरिफिकेशन ले आरबीआई से। और पहले क्या था, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे, उससे बच जाएंगे। तो अब ये जो 2026 की रेगुलेशंस आई हैं, ये हमारे पास में एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेफरेंसेस के लिए हैं, जो पोर्टल इंटेंडेड है टू कवर ऑल टाइप ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन अंडर फेमा और अदर बैंक स्टैट्यूट्स। तो ट्रैकिंग एंड एफिशिएंसी की जाएगी। पोर्टल अलाउ करेगा बैंक्स और एप्लीकेंट्स को कि वो स्टेटस देखें रिक्वेस्ट का रियल टाइम में, इंश्योर करें टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट अप्रूवल रहे, ठीक है। तो 2026 का फेमा रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। तो न्यू फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करेगा शिफ्ट फ्रॉम पर्सपेक्टिव टू प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन। फोकस करेंगे ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ पर एक यूनिफाइड फॉर्म रहेगा, फॉर्म एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। रिप्लेस करेंगे हमें यहाँ पर ओल्डर ईडीएफ फॉर गुड्स, सॉफ्टेक्स फॉर सॉफ्टवेयर। सर्विस रिपोर्टिंग में मैंडेटरी रिपोर्टिंग रहेगी सर्विस एक्सपोर्ट्स की विद इन 30 डेज ऑफ इनवॉइसिंग। रियलाइजेशन पीरियड में यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर आपकी 15 मंथ की रहेगी, 18 महीने थी पहले आईएनआर इनवॉइस ट्रेड के लिए। एडीज जो है वो क्लोज करेंगे एंट्रीज बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वैल्यूज अप टू 20 लाख रुपीज। तो लो वैल्यू कैप आपका रहेगा। और डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करें तो सेंट्रलाइज और एनहांस्ड इंटीग्रेशन रहेगा। एक्सपोर्ट यहाँ पर ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस मैंने बताया होगा आपको कई बार। ये क्या होता है, ये ना हमारे पास एक पोर्टल होता है जिसमें कि बेसिकली पहले 2014 में एक आया ईडीपीएमएस और फिर 2016 में आया था आईडीपीएमएस। तो ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस करते क्या है, ईडीपीएमएस आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। इंपोर्ट डेटा तो जितने भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक हैं, ठीक है, कस्टम वाले हैं, सब लोगों को अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा डालना है, और इंपोर्ट वालों को इंपोर्ट का। और आरबीआई यहाँ से सारी चीजें चेक करती रहती है, किसको यहाँ पर टाइमली पेमेंट्स मिली है। 15 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया है ना, कि पेमेंट हमें अगर एक्सपोर्ट करें तो 15 मंथ्स में रिसीव हो जानी चाहिए। पहले 9 महीने का था, अब 15 महीने कर दिया है। क्यों करा है, यूएस की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक है दक्ष, आरबीआई का एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। सिम्स सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेटा रिपोर्टिंग के लिए। मनी मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर। और ई कुबेर रूपी आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन और ऑक्शनिंग के लिए। जो लोग आरबीआई का एग्जाम अभी देना चाहते हो ना, प्लीज करंट अफेयर्स की जो मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, लेकर ही मैं 15 दिन में आती हूँ, तो 15 दिन में जब मैं 2-3 वीडियोस लेकर आती हूँ उसको देख लिया करो। थोड़ा सा करंट अफेयर्स से अगर आप रिलेटेड रहोगे तो डिस्क्रिप्टिव में आसानी होती है। करंट अफेयर्स को बाद में ना 1 साल के बाद में 6 महीने का पढ़ना तो चलो ठीक है, बट फिर वो उतना समझ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा सुनते रहो, पता चलता रहता है क्या चल रहा है, तो थोड़ा हम आगे की चीजें ज्यादा आसानी से याद कर पाते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली ग्रांट करा है इन प्रिंसिपल अप्रूवल सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिसने यस बैंक खरीदा है अभी, मतलब यस बैंक के शेयर्स खरीदे हैं ताकि इसकी प्रेजेंस इंडिया में एक्सपेंड कर पाए ये। तो जो मोड है, ठीक है, जिसमें कि अप्रूवल ग्रांट किया गया इसके ऑपरेशंस के लिए, वो कौन सा है। तो ये थोड़ा ना अलग सी टेक्निकल सी न्यूज है। अभी तो बस इतना समझो, होली ओन सब्सिडरी रहेगी, ठीक है। मैंने आपको ना इसके ऊपर पूरा करंट अफेयर्स का न्यूज फाइनेंशियल वाला जनवरी का कवर करके समझाया है, इसमें क्या होगा। बस ऐसा याद करो कि आरबीआई ने यहाँ पर होली ओन सब्सिडरीज बाय फॉरेन बैंक्स कर गाइडलाइंस निकाली है 2025 में। तो जितने भी हमारे पास में भी है एसएमबीसी बैंक है, ठीक है, ये 4 मेन ब्रांचेस से काम करते हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर में, और यहाँ पर इसकी प्रेजेंस गिफ्ट सिटी में भी है।
तो इन प्रिंसिपल यहाँ पर नोड अप्रूवल मिल गई है इसको, ताकि बैंक कन्वर्ट करे एग्जिस्टिंग ब्रांचेस को होली ओन्ड सब्सिडरीज में। ओके, अभी बस इतना ही सुन लो, इतना ही काफी है। आरबीआई ने रिलीज किया है रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025-26। थीम रखी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, इम्प्लीकेशन फॉर स्टेट फाइनेंसेस। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, बजटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 25-26। देखो, हमारे पास में रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि स्टेट्स ने रिमार्केबल फिस्कल कंसोलिडेशन दिखाई है और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी एक फोकस रखा है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखें तो ये 3% ऑफ जीडीपी दिखाया, रेवेन्यू डेफिसिट 0.24%, कैपिटल आउटले 2.5% जीडीपी का, और डेट टू जीडीपी रेशियो 27.6% कंसोलिडेटेड आया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आरबीआई ने निकाली है स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025-26, थीम क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया। तो यहाँ पर रिपोर्ट कहती है कि जो स्टेट सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में है वो एक फेज ऑफ डेमोग्राफिक एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि जो बर्डन है पेंशन और हेल्थ केयर का वो बढ़ जाएगा। कन्वर्सली जो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो अभी सिग्निफिकेंटली रैंप अप कर रहे हैं स्पेंडिंग अपनी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की तरफ, ताकि यूथ बल्ज को यहाँ पर हार्नेस करें। रेवेन्यू ड्राइवर्स में स्टेट्स का जो खुद का टैक्स रेवेन्यू है वो अब ग्रो करेगा रोबस्टली, ड्रिवन प्राइमरली बाय जीएसटी कलेक्शन एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये कंटिन्यूड पुश दिखाते हैं टवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा उनको कि स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर यूटिलाइज करें। आरबीआई ने बोला है कि यहाँ पर जो गारंटीज स्टेट ओन्ड एंटिटीज देती हैं ये बहुत नंबर बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखो। आरबीआई इसको देख लेना जिसको भी देखना है, ठीक है। आरबीआई ने यहाँ पर और यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रिगार्डिंग सेंट्रल काउंटर पार्टीज। एमओयू सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये अनेबल करता है फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ विच इंडियन एंटिटी बाय ईएसएमए। ये है आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सीसीआईएल क्रिटिकल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि क्लियरिंग और सेटलमेंट देखती है ट्रांजेक्शन्स का, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट सबका। तो 2022 में ईएसएमए ने विड्रॉ कर लिया था रिकॉग्निशन सीसीआईएल का और 5 अदर इंडियन सीसीपीज का, क्योंकि आरबीआई ने यूरोपियन रेगुलेटर्स का जो डायरेक्ट ऑडिटेड इंस्पेक्शन राइट ओवर इंडियन क्लियरिंग हाउसेस थी उसको हटा दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, अब हमारा 2026 में एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें कि इन्होंने सुपरवाइजरी रिलायंस मॉडल यूज करने की बात की है, जिसका मतलब ईएसएमए रिलाई करेगा आरबीआई के एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क पर, रेदर देन ये खुद ही डायरेक्ट इंस्पेक्शन करेगा सीसीआईएल का। तो यूरोपियन यूनियन पर इसका क्या फायदा होगा? तो यूरोपियन यूनियन के जो बैंक्स हैं जैसे कि दुतुस्चे बैंक हो गया, बीएनपी परिबास हो गया, सोसाइटी जनरले हो गया, ये अब इंडियन बॉन्ड और फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो इनके ऊपर कोई प्यूनिटिव कैपिटल चार्जेस नहीं लगेंगे, जो कि यहाँ पर सीसीआईएल जब डी रिकॉग्नाइज किया गया तो यूरोपियन यूनियन ने लगाए। अब यहाँ पर एमओयू से क्या होगा? प्रीरिक्विजिट था अंडर आर्टिकल 25 ऑफ यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, सीसीआईएल अब फॉर्मली रीअप्लाई कर सकती है रिकॉग्निशन एज अ थर्ड काउंटर पार्टी सीसीपी, थर्ड कंट्री सीसीपी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने ना और भी कुछ यहाँ पर किए हैं, एक सेबी के साथ किए वो भी याद रखना, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड जिसको बोलते हैं एनसीएल, ये सेबी के साथ में इन्होंने किए जहाँ पर डिस्कशंस हमारे सिमिलर एमओयू के लिए है। तो ये एमओयू तो साइन हो चुकी है, ठीक है, सीसीआईएल से रिलेटेड, ये वाली अभी डिस्कशन चल रहे हैं, तो ये भी साइन हो जाएगी अगर 1-2 दिन में, देख लेना। ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बस पता रहेगा आपको कि सेबी की क्लियरिंग हाउस बॉडी कौन सी है। अगर आरबीआई के लिए सीसीआईएल है तो सेबी के लिए कौन है? सेबी के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड है। ठीक है, और आईएफएससी के लिए आईएफएससी सीसीपी। फॉलोइंग द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल, ये जो हमने अभी पढ़ा था, न्यू एग्रीगेट वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट कितनी होगी? दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बस थोड़ा सा सुन लो। तो यहाँ पर इसका अमाउंट जो रहेगा
वो आपका 61,108 करोड़ रहेगा, जो पहले 60,000 समथिंग करोड़ में था। तो यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई स्टैंडर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है आरबीआई का, उसमें अभी इंक्लूजन हुआ है दिल्ली का, ताकि नेसेसिटेट करे इंक्रीज इन टोटल पूल ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, काफी है इतना। ये पढ़ लो, देखो ये समझाती हूँ। वेज एंड मीन एडवांसेस आपके रहते हैं ना, तो स्टेट्स के लिए क्या है कि ये रीपेबल होते हैं 90 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। और ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आपका ट्रिगर हो जाता है अगर WMA की लिमिट आपकी ट्रिगर कर गई 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका नॉर्मल WMA रेट लगता है, जो कि हमारा रेपो रेट है। बस इतना काफी है। आरबीआई ने इशू किया है कमर्शियल बैंक्स कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट अमेंडमेंट डायरेक्शन। कंसंट्रेशन रिस्क मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा लोन दे दिए, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में दे दिए, किसी एक पर्टिकुलर बोरोवर को दे दिए, तो ये कंसंट्रेशन रिस्क के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं एक सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है, जिसमें कि इन्होंने रिपील किए हैं स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम January 1st 2026। ये रूल्स जो हमारे रिपील हुए हैं ये कौन से हैं, देखो इसको ध्यान से समझना। आरबीआई ने डिसाइड करा कि जो गाइडलाइंस ऑन एनहांसिंग क्रेडिट सप्लाई फॉर लार्ज बोरोवर्स थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, इसको हटा देते हैं। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नया फ्रेमवर्क लेकर आएंगे, जिसमें कि इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि जो एलिजिबल कैपिटल बेस है करेंट ईयर हमारे प्रॉफिट्स और पोस्ट बैलेंस शीट इन कैपिटल इन्फ्लूजन लेंगे, ताकि ज्यादा हेडरूम मिले लैंडिंग के लिए। और अल्ट्रा लार्ज बोरोवर्स जो हैं, अब बैंक्स को एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी रखनी होगी, ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन यहाँ पर बहुत बड़े बोरोवर है, बहुत ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं, और अल्ट्रा लार्ज बोरोवर्स को मॉनिटर करें उनके टोटल बोरोइंग्स देखकर फ्रॉम द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। फॉरेन बैंक ब्रांचेस के लिए इन्होंने बोला है कि जो एक्सपोजर इनके हेड ऑफिस का है या अदर ओवरसीज ब्रांचेस का, वो अब एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा। और इंट्रा ग्रुप लिमिट्स में इन्होंने बोला है कि जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स या टोटल एक्सपोजर हैं, वो अब यहाँ पर लिंक्ड रहेंगे Tier 1 कैपिटल के साथ में। ये आप रहने दो इसको, मतलब आई डोंट थिंक आपको इतना समझ में आएगा, बस इतना समझ लो ये वाली गाइडलाइंस हटा दी है और नई गाइडलाइंस लेकर आए हैं कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पर ये रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 amended regulation 8 regarding currency movement to Nepal and Bhutan. What is the limit for an individual traveler to carry Indian currency notes of denomination above 100 rupees to or from Nepal और भूटान? तो यहाँ पर इन्होंने इसको जो करा है ये है 25,000 रुपीज तक का। ठीक है, तो जो करेंट लिमिट है इंडिविजुअल ट्रैवलर अगर कैरी करेंगे इंडियन करेंसी नोट्स को, आपका डिनोमिनेशन अबव 100 रुपीज, जैसे 200 रुपए के नोट लेकर जा रहे हैं या 500 के लेकर जा रहे हैं तो 25,000 रुपए तक ले जा सकते हैं। ओके, अगर 100 रुपए तक लेकर जा रहे हैं तो कितनी भी लिमिट है, कोई भी लिमिट ऐसी नहीं है। अगर आपके 100 रुपए से ज्यादा का लेकर जा रहे हो नोट्स तो 25,000 की लिमिट है। और सिटीजनशिप रिस्ट्रिक्शन, ये हमारी सिटीजन पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग जो हैं उन पर अवेलेबल नहीं होंगी हमारी गाइडलाइंस। और लोकल करेंसीज में करेंसी नोट जो है नेपाल या भूटान के, वो भी हम लेकर आ सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ट्रेवल और ट्रेड को थोड़ा आसान बनाया जा रहा है। इंडिया का जो नोटिफिकेशन है इसके बाद में नेपाल गवर्नमेंट और नेपाल राष्ट्र बैंक ने अलाइन करा है अपने लोकल गैजेट्स को भी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो थोड़े कर्व्स हटा दिए गए हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। अंडर द आरबीआई नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025, distinct rules have been set for activities undertaken by bank versus those by entities under NOFHT. Which of the following statements accurately reflect these rules? देखो, आरबीआई नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, अब इससे रिलेटेड यहाँ पर ये आपका फुल इफेक्ट में आ चुका है। स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आएगी बैंकिंग ग्रुप्स के अंदर, सेपरेट करेंगे कोर बैंकिंग को स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज से, ताकि कंटेंजियन रिस्क ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज जो है परमिट की जाएंगी अंडर सेक्शन 61A से लेकर
यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की उनको कंडक्ट किया जाएगा ओनली थ्रू द बैंक्स। सो बेसिकली ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, जैसे डिपॉजिट टेकिंग, लैंडिंग, बिल डिस्काउंटिंग, तो 2025 का अमेंडमेंट ये साफ साफ बोलता है कि ये जो एक्टिविटीज हैं अभी केवल बैंक करेंगे, ना कि यहाँ पर कोई अदर ग्रुप एंटिटी होल्ड बाय नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक है। अच्छा, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन फंड मैनेजमेंट हो गया या ब्रोकिंग हो गया, ये स्पेशलाइज्ड बोली गई है और ये हमारी डिपार्टमेंटली बैंक कंडक्ट नहीं करेगा। बैंक डिपार्टमेंट्स बनाकर इनको कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर सेपरेट सब्सिडरीज लेकर आओ या फिर जॉइंट वेंचर्स लेकर आओ जो कि NOFHC के अंडर आएंगी। और अगर कोई भी एक्टिविटी जो कि बैंक यहाँ पर इटसेल्फ प्रोहिबिटेड है करने से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहेगी NOFHC और इसकी सब्सिडरीज के लिए भी। ठीक है। तो अगर परमिटेड स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज हैं जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो कोई भी RBI की अप्रूवल की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर पहले, ठीक है, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। बाद में 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन के आप RBI से अप्रूवल ले सकते हैं। किसके लिए बोला गया? ये आपका NOFHC के लिए बोला गया है। बाकी सभी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इसमें प्रायर रिटन अप्रूवल चाहिए, तब उसके बाद आप करोगे। और अगर एक बैंक शिफ्ट करना चाहता है एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट से एक सब्सिडरी की तरफ, तो इसको टाइम बाउंड प्लान हमें मार्च 31 2026 तक RBI को देना होगा। यहाँ पर आपको बता रखा है कौन सी है सेपरेट सब्सिडरीज लेकर चलेंगे। RBI ने इशू किए KYC अमेंडमेंट डायरेक्शंस ताकि क्लैरिफाई करे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। जब एक बैंक डाउनलोड करता है KYC डेटा CKYCR से फॉर अ कस्टमर हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस, तो KYC अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025 आई जिसमें कि RBI ने एक प्रिंसिपल ऑफ रिलायंस यहाँ पर निकाला। स्ट्रीमलाइन करेंगे डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस को, रिड्यूस करेंगे बर्डन रिपीटेड डॉक्यूमेंटेशन का। तो अमेंडमेंट क्लैरिफाई करती है लीगल लायबिलिटी जब मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो सेम पूल ऑफ डेटा एक्सेस करते हैं फ्रॉम सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। तो RBI ने एक्सप्लिसिटली बोला है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्टनेस और वेरिफिकेशन की KYC डेटा डॉक्यूमेंट्स की, वो रेगुलेटेड एंटिटीज के पास जाएगी जिन्होंने ओरिजिनली अपलोड करा। एक बैंक के पास कस्टमर गया, उसने अपना KYC डेटा दिया, बैंक क्या है? रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने अपलोड करा, तो यहाँ पर जो भी डेटा है करेक्ट है या नहीं, एक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? बैंक की हो गई। अच्छा, एक बैंक जो कि डाउनलोड कर रहा है KYC रिकॉर्ड CKYCR से फॉर न्यू कस्टमर, उसको रीवेरीफाई नहीं करनी डॉक्यूमेंट्स या फिर एक फ्रेश KYC प्रोसेस नहीं करना है, प्रोवाइडेड की जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड है CKYCR में और जो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ है वो रजिस्ट्री में मैच कर रहे हैं कस्टमर की करेंट डिटेल्स के साथ में और कोई रेड फ्लैग या सस्पिशियस इंडिकेटर्स नहीं है। कस्टमर नोटिफिकेशन में जब एक बैंक यूज करेगा CKYCR डेटा फैच करने के लिए, तो इसको कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा कि उनका जो KYC रिकॉर्ड्स हैं वो रिट्रीव हो चुके हैं रजिस्ट्री से। तो फॉर कस्टमर्स एलिमिनेट द नीड टू सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एवरी टाइम दे ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट और बाय इंश्योरेंस। बैंक्स के लिए रिड्यूस करेंगे ऑपरेशनल कॉस्ट KYC प्रोसेसिंग की, और रेगुलेटर्स यहाँ पर इंटीग्रिटी जो है CKYCR की उसको यहाँ पर एनहांस करेंगे। ठीक है। 36 क्वेश्चन, RBI इशू कर रहे हैं अमेंडमेंट डायरेक्शंस रिगार्डिंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स अंडर द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट फ्रेमवर्क। अमेंडमेंट्स स्पेसिफाई करेंगे रूल्स फॉर फ्री बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रिगार्डिंग विड्रॉल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। देखो, RBI ने इशू किए 7 अमेंडमेंट डायरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट फ्रेमवर्क के लिए ताकि मॉडर्नाइज करें बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो रूल्स हैं ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल एक्सक्लूजन रूल हमारा, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है 2026 फ्रेमवर्क में वो क्या है? कैसे RBI डिस्टिंग्विश करता है ट्रेडिशनल और डिजिटल विड्रॉल्स टू एनकरेज द कैशलेस इकोनॉमी। अब BSBD अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको मिनिमम 4 फ्री विड्रॉल्स पर मंथ करने अलाउड है, जिसमें कि जो कैश विड्रॉल्स हैं एट बैंक ब्रांचेस, ATM ट्रांजेक्शन, ठीक है, बैंक के खुद के या अदर बैंक ATMs और ट्रेडिशनल फंड ट्रांसफर।
डिजिटल एग्जामिशन में डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन जैसे यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफर जो है वो काउंट नहीं की जाएंगी एज विड्रॉल फॉर द पर्पस ऑफ कोर फ्री लिमिट्स। इम्पैक्ट क्या होगा, कस्टमर 50 यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और स्टिल 4 फ्री कैश या एटीएम विड्रॉल उनके पास इंटैक्ट बचेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में मिनिमम बैलेंस जो बोला गया है, ठीक है, फ्री सर्विसेज दी जाएंगी कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, रीजनल बैंक, कोऑपरेटिव और पेमेंट बैंक के लिए। मिनिमम बैलेंस रूल आपका स्ट्रिक्टली 0 है, नो रिक्वायरमेंट फॉर इनिशियल डिपॉजिट और एवरेज बैलेंस। एटीएम और डेबिट कार्ड में फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी एनुअल रिन्यूअल फी नहीं लगेगी। चेक बुक में एटलीस्ट 25 फ्री लीव्स दी जाएंगी पर ईयर। डिजिटल एक्सेस में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग हमारी प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। डिपॉजिट्स की बात करें तो अनलिमिटेड नंबर यहाँ पर और वैल्यू जो है डिपॉजिट्स की थ्रू एनी चैनल। और पासबुक में फ्री कंटिन्यूएशन पासबुक्स हमारी ऑल्सो फ्री वंस पेजेस आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। चलो, तो ये बीएसबीडी की गाइडलाइंस थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड रहती है, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड फॉर लैंडिंग टू रिलेटेड पार्टीज फॉर अ कमर्शियल बैंक विद एन एसेट साइज of greater than 10 lakh crore rupees. What is the materiality threshold beyond which board committee approval is required for related party lending? देखो, अब यहाँ पर ये आपकी 1 अप्रैल 2026 से रिलेटेड पार्टी क्या होती है, किसी भी कंपनी की खुद की जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरीज एक्सेट्रा होती हैं, तो वो रिलेटेड पार्टीज के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड रहेगा एक बैंक के लिए जिसके 10 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स हैं वो 50 करोड़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई ने लिंक किया है अप्रूवल रिक्वायरमेंट टू द स्केल ऑफ बैंक एसेट साइज, यहाँ पर बैंक का क्या है, ताकि प्रोपोर्शनलिटी रेगुलेशन में मेंटेन करे। तो कोई भी सिंगल लोन या क्रेडिट फैसिलिटी किसी भी रिलेटेड पार्टी के लिए एक्सीडिंग दिस लिमिट्स मस्ट बी सैंक्शनड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन अ डेजिग्नेटेड कमिटी ऑन लैंडिंग टू रिलेटेड पार्टीज। तो यहाँ पर लार्ज बैंक्स जिनका एसेट साइज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है, ठीक है, इनका मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड 50 CR रहेगा। मिड साइज बैंक जिनका एसेट साइज यहाँ पर 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक का है, इनके लिए मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड 10 करोड़ तक रहेगा। और स्मॉल बैंक्स के लिए ये जिनका 1 लाख करोड़ से कम का है 5 करोड़ रहेगा, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है क्रेडिट फैसिलिटीज जो फुल्ली सिक्योर रहेंगी, कैश, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रोवाइडेड यहाँ पर एलटीवी आपका 100% या उससे कम का है, तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम कर देंगे बोर्ड अप्रूवल से। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 रिप्लेस कर रहा है 2021 वाली स्कीम को। Now this is very important. So under the scheme, what is the maximum compensation an ombudsman can reward for consequential loss to a complainant? देखो, RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन IOS 2026 जो है वो आपका 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव होगा ना। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन है वो 30 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा समझना है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस अगर होते हैं तो पहले 20 लाख था, अब 30 लाख कर दिया गया। मेंटल अगेन या हरासमेंट का यहाँ पर कॉम्पनसेट कर रहे हो तो पहले 1 लाख था, अब 3 लाख रुपीस करेंगे। और जो टोटल पोटेंशियल रिवॉर्ड है वो 21 लाख रुपए पहले दे सकते थे, अब 33 लाख रुपीस तक, ठीक है। तो जो डिस्प्यूट कैप है उसको हटा दिया गया है। 2021 की जो यहाँ पर स्कीम थी उसमें कंप्लेंट जहाँ पर कॉम्पनसेशन जो है वो ओम्बड्समैन की पावर में आएंगी, वही मेंटेनेबल था। 2026 में कोई भी लिमिट नहीं है ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है, जो कि हम बिफोर द ओम्बड्समैन लेकर आएंगे। तो जो अवार्ड है वो स्टिल कैप्ड रहेगा 30 लाख रुपए पर। ओम्बड्समैन यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे सेटलमेंट फॉर मच हायर अमाउंट्स।
टाइटर टाइमलाइंस रहेंगी, तो जो विंडो है फॉर अ कस्टमर टू अप्रोच द ओम्बड्समैन हैज बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। एक कंप्लेनेंट जो है वो फाइल करेंगे विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बैंक्स फाइनल रिस्पॉन्स और एक्सपायरी ऑफ 30 डेज रिस्पॉन्स पीरियड। इसके अलावा यहाँ पर एक्स पार्टी अवार्ड्स रहेंगे टू एंश्योर कि बैंक डिले ना करे प्रोसेस। ओम्बड्समैन को बोला गया है कि अब वो एम्पावर्ड है टू पास एन एक्स पार्टी अवार्ड। ठीक है, एक डिसीजन है इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, अगर रेगुलेटेड एंटिटी फेल कर जाती है अपना रिटन वर्जन 15 दिन में यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए ऑफ द रिसीविंग द नोटिस। और यहाँ पर स्कीम जो है वो जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उन पर एक्सप्लिसिटली लगेगी। ऑल्सो जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनल ओम्बड्समैन डायरेक्शन आई है 2026 की आरबीआई की, जिसमें अपॉइंटमेंट हुई है इंटरनल ओम्बड्समैन की। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट करेक्टली आइडेंटिफाई अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट मस्ट अपॉइंट एन इंटरनल ओम्बड्समैन। बताओ, तो डिपॉजिट टेकिंग कंपनी के लिए यहाँ पर बोला गया है एनबीएफसी जिसमें कि 10 ब्रांचेस है उससे ज्यादा है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए बोला गया है कि जिनकी नेट वर्थ यहाँ पर विद एसेट्स, ठीक है, 5,000 करोड़ एंड पब्लिक इंटरफेस। सो ये हमारी स्ट्रेंथन कर रही है इंटरनल ग्रीवांस को, 2 टियर स्ट्रक्चर ये लेकर आई है। तो यहाँ पर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी डी जिनको लिखते हैं हम, इनके पास 10 या इससे ज्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए। एनबीएफसी एनडी अगर है तो 5,000 करोड़ तक का एसेट साइज होना चाहिए और पब्लिक इंटरफेस होना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो एसेट साइज 5,000 करोड़ का तो होना ही चाहिए और पब्लिक इंटरफेस होना चाहिए। जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं इररिस्पेक्टिव उनका साइज क्या है, उनको एक इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इंटरनल ओम्बड्समैन क्या है, ठीक है, एक इंटरनल चेक बैंक वगैरह के अंडर लगेगा, और अगर मैं बोलूं आईओएस तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द आरबीआई। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आज के। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी कमर्शियल बैंक कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शन। एक डेफिनेशन आई है ग्रुप फॉर इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस जो कि मॉडिफाई की है रिगार्डिंग ओवरसीज ब्रांचेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन इंडियन बैंक। तो देखो यहाँ पर ओवरसीज ब्रांच को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो एक्सपोजर है ओवर ब्रांचेस का उसको एक्सक्लूड करेंगे इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर लिमिट से, एक्सेप्ट जो प्रोप्राइटरी डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर कोई बैंक है मान लो उसकी एक ओवरसीज ब्रांच है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड एक्सपोजर के अंडर लीगली जो ओवरसीज ब्रांच है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी है ये सेम पेरेंट बैंक का। देयरफॉर बैंक का जो एक्सपोजर है इसकी खुद के ब्रांच में वो एक काउंटर पार्टी रिस्क हमें रिप्रेजेंट नहीं करता ट्रेडिशनल सेंस में। तो अगर कोई इंडियन बैंक है और उनका जो एक्सपोजर है खुद की ओवरसीज ब्रांच में उसको एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया है प्रूडेंशियल लिमिट से। ठीक है, उनको यहाँ पर इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड एक्सपोजर के अंडर, तो ये जो एक्सक्लूजन है ये प्रोप्राइटरी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा अंडरटेकन विद सच ब्रांचेस। These must be tracked within the concentration risk framework to monitor the market and settlement risk. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास में इंडियन बैंक्स ओवरसीज ब्रांचेस हैं एक्सक्लूड किया गया है आईटी लिमिट से। फॉरेन बैंक ब्रांचेस जो हैं एक्सपोजर इनका हेड ऑफिस या ओवरसीज ब्रांच में अब यहाँ पर रेकन किया जाएगा ऑन ग्रॉस बेसिस। ठीक है, एफबीबी एक्सपोजर 20% एलिजिबल कैपिटल का है। अगर हेडक्वार्टर या फिर हेड ऑफिस जो है वो एक ग्लोबल सिब होगा, और 25% नॉन उसके लिए। एंड कैपिटल मेजर्स में जो आईटी लिमिट्स हैं वो लिंक्ड रहेंगी टू द एलिजिबल कैपिटल बेस। तो अगर ग्रुप की डेफिनेशन बोलूं मैं तो अब यहाँ पर क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप में आपके पास क्या क्या आता है। तो सब्सिडरीज आती हैं, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स आते हैं, रिलेटेड पार्टीज आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जहां पर बैंक जो है वो 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर रखता है। तो ये सब आपकी ग्रुप एंटिटी में आ जाएंगी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइनेंस करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, थोड़े बहुत जो आएंगे वो यहीं से आ जाएंगे, इससे ज्यादा कहीं से नहीं आएंगे।
तो इसको एक बार देख लेना। जो वीडियोस आपको एमसीक्यूज की लग रहा है कि थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रही है, जैसे कि आपका ISLM कर्व वाली वीडियो है, इसके अलावा यहाँ पर बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स की है, और एक दो और हैं जैसे मनी सप्लाई एंड डिमांड में थोड़ा बहुत हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी एमसीक्यू वीडियो वो भी। तो उसके लिए बस कॉन्सेप्ट वीडियो कर जो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं वो देख लो और एक बार कथा सुन लो। टफ क्वेश्चन बस यहीं से आएंगे, फिर आपको लगता पता नहीं कितने टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, वहीं से आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, इस बात को लिखवा कर ले लो। तो यहाँ पर बस सॉर्टेड रहो, ठीक है। और जितना आपने पढ़ा है एमसीक्यू क्लासेस में उतना भी कर चले जाओगे ना। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लासेस पहले कर रखी हैं और अभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके हैं, एमसीक्यू क्लासेस केवल कर चले जाओगे तो अभी पेपर क्लियर इतना हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ताकि कुछ बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी थी कि कॉन्सेप्ट क्लासेस करने के बाद में एमसीक्यू क्लास करें और फिर मॉक्स देना शुरू करें। अब वो लोग थोड़ा यहाँ पर रेपरकशंस देख पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट हैप्पी और आई एम नॉट लाइक कि अरे देखो मेरी बात नहीं मानी। दिस इज समथिंग, अभी भी टाइम है, थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। एनी डे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बिकॉज 10 क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाते हैं करेक्ट, वो बहुत बेटर है कि आप यहाँ पर 11 क्वेश्चन गलत कर नेगेटिव मार्किंग लेकर आओ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।